रिलेटेड कब आपकी क्लास होंगी, कब क्या होगा, सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट मिलेंगी। सिलेबस के बारे में और आपके नोट्स वगैरह के बारे में जो भी चीजें चाहिए होंगी आप ग्रुप से आप आलम सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी अगर अदर किसी इशू के लिए आपको कोई डाउट है तो आप आलम सर को कॉल कर सकते हो। आलम सर का नंबर होता है उसमें इनडायरेक्टली, जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपकी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तब आलम सर से कांटेक्ट कर सकते। अगर कोई फिजिक्स में जैसे कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्लासेस जैसे ही ऑफ होंगी उसके बाद हम सेम टाइमिंग सेम शेड्यूल से मिलेंगे, या कुछ भी अगर चेंज होगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा सारी चीजें। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम पढ़ने वाले हैं आज। हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स, variable resistive force which is equal and opposite to the external force until it suspend it certain threshold value। इसका मतलब बोल रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है। अब ये हमने वेरिएबल फोर्स कैसे बोला, कैसे बोला हम वेरिएबल फोर्स, यानी कि माना कि हम एक चीज मान लेते हैं कि यहाँ पे इस दोनों सरफेसेस के बीच में माना कि हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है, माना हमने 100 न्यूटन, ठीक है। इस ब्लॉक का कुछ मास था, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ था, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस इन दोनों सरफेस और ब्लॉक के बीच में 100 न्यूटन अप्लाई हो सकता है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है इसके ऊपर अप्लाई करता है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कोई बताएगा मुझे? बेटा आप रेस्पॉन्स किया करो, भले ही गलत किया करो, आपको जो समझ में आ रहा है वो रेस्पॉन्स किया करो, लेकिन रेस्पॉन्स किया करो। ऐसा ना किया करो कि आप चुप बैठे हो और मैं पढ़ाई जा रहा हूँ पढ़ाई जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस बंदे ने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कुछ बता सकते हो आप इमेजिन करके, बता सकते हो सर क्या? -90। माइनस -90 n। माइनस की 90 n? नो 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 बेटा, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि अगर ये 10, अच्छा एक बात बताओ, माइनस के 90 अगर लगेगा, माइनस के 90 मतलब आप चाह रहे हो कि इस डायरेक्शन में माइनस के 90, ये मैंने माना है कि जब ये वो वाली कंडीशन है मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब वो वाली कंडीशन जब आपका ब्लॉक मूव करने लगेगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन हो सकती है। तो जब ये कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मान लो जीरो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जीरो फोर्स, 0 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपका, 0 न्यूटन। जब ये 0 न्यूटन अप्लाई करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स 0 न्यूटन होगा। जब आपका 10 न्यूटन अप्लाई करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन होगा। जब आपका 100 न्यूटन अप्लाई करेगा तब आपका फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन होगा। लेकिन जब ये 110 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे 0 अप्लाई किया तो 0 न्यूटन, सिमिलरली अगर ये 90 न्यूटन अप्लाई करता है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 90 न्यूटन। लेकिन अप टू 100, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 100 है। अगर इसने 100 न्यूटन अप्लाई किया, 100 न्यूटन, कलर चेंज करता हूं जरा मैं, ये लेते हैं। अगर इसने मान लो 100 न्यूटन अप्लाई किया, 100 न्यूटन, तब भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 100 न्यूटन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन है। तो अगर इस बंदे ने अप्लाई किया, मान लो आप कितना, कलर ले लो आप वायलेट, इस बंदे ने अप्लाई किया मान लो आपका 110 न्यूटन, कितना, 110 न्यूटन। अब 110 न्यूटन अप्लाई किया तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन हो सकता है। अब ये बोल देगा भाई अब हमसे ना हो पाएगा, अगर ये 110 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तब भी ये 110 न्यूटन ही अप्लाई, वो 100 न्यूटन ही अप्लाई करेगा फ्रिक्शन फोर्स।
मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन होगी। लेकिन अगर कोई कम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है तो उसके ऊपर कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कम फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स कम लगा रहा है तो उसके ऊपर कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं एक, जस्ट वेट एंड वॉच। इस कार्टून, इस ब्लॉक के ऊपर आपको ये बुक रखी दिख रही है, बुक दिख रही है रखी हुई। यस सर। अब एक बात बताओ, मैं इस पे जब एफ फोर्स लगा रहा हूं तो ये ब्लॉक मूव कर, ये बुक मूव कर रही है क्या? नहीं कर रही यस है ना, नहीं कर रही बेटा, रेस्ट पे है ना, देखो आप रेस्ट पे है बुक, रेस्ट पे है बुक। यस सर। अभी ये रेस्ट पे, अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो इस ब्लॉक, इस बॉक्स के और इस बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे आप देखो कि ये जो पेन दिख रहा है आपको, एक सेकंड रुको, ये जो ब्लू पेन इसके ऊपर दिख रहा है आपको, ब्लू पेन, ये ब्लू पेन दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन बता रहा है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो अगर मैं 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो ये फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है। अगर मैं 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो 10 न्यूटन लग रहा है। 100 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, 100 न्यूटन लग रहा है। जब तक ये मूव नहीं कर रहा, जब तक ये मूव नहीं कर रहा तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स जितना अप्लाइड फोर्स है उतना लगाएगा। लेकिन जैसे ही मूव करने लग गया, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देगा भाई हमारी औकात के बात बाहर जा रही है, अब हम अपनी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं लगा सकते। उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि आपके दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स के लगने की एक वैल्यू होती है कि उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। अगर आप उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो आपका क्या होगा, ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। जैसे 100 न्यूटन हमारी मैक्सिमम लिमिट थी फ्रिक्शन फोर्स की, मैक्सिमम लिमिट 100 न्यूटन थी। तो 100 न्यूटन से जब आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा 100 न्यूटन से, आपका क्या होगा, ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या भैया हमारी फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है कितनी, 100 न्यूटन। अब देखो ये ग्राफ कैसे बना, फ्रिक्शन फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स के में। देखो जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो हमने इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, माना कि हमने इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना आया? सिमिलरली जैसे हम यस सर। हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ा रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने बढ़ाया तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। मान लो इतना लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड फोर्स है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है अप्लाइड फोर्स है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, इतना हो गया। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब हम इस पॉइंट से आगे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके बाद में एक्ट ही नहीं करेगा, उसके बाद फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है उसके बाद कौन सा आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? देखो कोई दो सरफेस आपके कांटेक्ट में है, अगर दो सरफेस आपके कांटेक्ट में है तो क्या उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, होगा कि नहीं? यस सर। अब यस सर। के बीच में जब फ्रिक्शन फोर्स होगा तो देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इसीलिए यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंगली वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा नहीं होता कि आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर 100 न्यूटन लग जाएगा तो नेट फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप 100, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बोला था 100 न्यूटन माना कि मैंने सिर्फ माना था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग सकता है, लग सकता है। और तब मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो आपने बोला कि 90 न्यूटन से बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये देखो पेन पेन दिख रहा है कि जब हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, सॉरी 90 न्यूटन ग्रीन वाले से, तब फ्रिक्शन फोर्स आपका 90 न्यूटन लगा है। जैसे 110 अप्लाइड फोर्स किया है तब भी आपका ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, लेकिन 100 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता, तो आपका ब्लॉक क्या होगा, मूव करने लग जाएगा।
क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. अब आती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो एक्चुअली हम वहां पे देख रहे थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, एफ अप्लाइड बढ़ाते हो, क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है? क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है, एफ आर? Yes, sir. जैसे Yes, जैसे sir. आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, जितना आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, उसको अपोज करने वाला तो कोई चाहिए जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जैसे आपने मान लो किसी ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन से खींचा, तो भाई अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको कोई 10 न्यूटन से रोक रहा है, ब्लॉक को रोक रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पर 10 न्यूटन से खींचा है इसको, तो अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो क्या इस ब्लॉक को सेम 10 न्यूटन से कोई पीछे की तरफ खींच रहा है? Yes, sir. Yes, तभी sir. ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। और मान लो मैंने 100 न्यूटन से अगर खींचा तो तब भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि ये 100 न्यूटन से कोई पीछे की तरफ खींच रहा है? मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कोई तो है ऐसा जो 100 न्यूटन से इस ब्लॉक को पीछे की तरफ खींच रहा है। और जो हमें नहीं पता है वो कौन होता है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन होता है? फ्रिक्शन। Friction. क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के मैक्सिमम। ये कंडीशन है आपकी म्यू एन, जो फॉर्मूला अभी तक हम पढ़े थे वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए पढ़े थे, मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिटिंग। जैसे देखो कोई दो, चलो एक फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई 10 केजी का ब्लॉक है। मान लो कोई 10 केजी का ब्लॉक है ये, अगर 10 केजी का ब्लॉक है और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 10 Newton. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ 10 न्यूटन। कैसे बताया बेटा आपने? सर बैकवर्ड में भी उतनी फोर्स लगेगी उतनी पीछे फोर्स को। लगेगी। देखो ये तब पॉसिबल है, उससे पहले जैसे आपने 10 न्यूटन बता दिया ना, इतनी जल्दी नहीं बताते। जैसे कि अभी तो आपका मतलब स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, यस सर। अब नहीं दिख रही होगी शायद, No, sir. तो क्रॉस पे क्लिक हो गया था एक्चुअली में, बाय मिस्टेक क्रॉस पे क्लिक हो गया, दैट्स व्हाई इस पर स्क्रीन आपको नहीं दिख रही होगी। जस्ट वेट मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपको। यहीं पे थे हम, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. अब देखो जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके लिए कि मान लो कोई 10 केजी का ब्लॉक है, मान लो 10 जी इसका नीचे लग रहा है और मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 0.2, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस पे पीछे? एफ आर क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है मैक्सिमम। ये किसकी वैल्यू है आपकी? मैक्सिमम, एफ आर मैक्स, ये मैक्स की वैल्यू है। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स, अभी मैं ओनली पूछ रहा हूँ क्या? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? कोई बताएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? एफ आर मैक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? म्यू एन होती है एफ आर मैक्स का फॉर्मूला। देखो एन आपका मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन, वो 100 न्यूटन ही है, क्योंकि 10 जी क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा ना। Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या आ गया?
100 न्यूटन आ गया। जब नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन आ गया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू पहले निकालते हैं हम। 0.2 इंटू 100 कितना आया? 20 न्यूटन आया कि नहीं मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब देखो अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जो है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन। तब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन। अगर ये ज्यादा होता तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मान लो यहाँ पे अगर 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ है, अप्लाइड फोर्स है, और ये अगर लेस देन है, अगर ये एफ एस मैक्स की वैल्यू 10 से अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? एफ आर कितना लगेगा? 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सेम टू सेम हमारा आता है लिमिटिंग कंडीशंस होती है तीन आपकी लिमिटिंग कंडीशंस होती हैं कि जैसे अप्लाइड फोर्स, अगर आपका जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं या फिर धक्का मार रहे हैं, वो रेस्ट पे है। क्यों है रेस्ट पे? क्योंकि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। देखो जब आप ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होता है तब आपका लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब आपका लगता है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? Yes, sir. जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब आपका लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कब तक है? जब तक आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम लग रहा है तब तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और आपका ऑब्जेक्ट जस्ट स्लिपिंग कंडीशन में कब आएगा? जस्ट स्लिपिंग मतलब उससे अगर 0.01 न्यूटन भी ज्यादा फोर्स लगाया तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब आपका अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो जाए? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के इक्वल हो जाए। तब कौन सी कंडीशन होगी? जस्ट स्लिपिंग। जस्ट स्लिपिंग बोलते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं एट वर्ज ऑफ मोशन। एट द वर्ज ऑफ मोशन, यानी कि जस्ट मोशन स्टार्ट होने ही वाली है। वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। इन पे बेस यही से क्वेश्चन को घुमाता है, एक्चुअली क्वेश्चन को इसी पॉइंट से ट्विस्ट करता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जो मैक्सिमम एक्सर्टेड फोर्स है वो आपके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम है। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा इस वाले केस में? फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? एफ एक्सर्टेड के। एक्सर्टेड बोलूं या फिर बोलूं आपके एफ अप्लाइड, क्योंकि देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से अगर ये कम है तो फ्रिक्शन फोर्स उसी के इक्वल होगा ना, होगा कि नहीं? यस सर। और जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन में क्या होगी? जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन होता है कि जो आप एक्सर्टेड फोर्स, जो आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, वो भी मैक्सिमम होगी, तभी तो दोनों रेस्ट पे रह पाएंगे। अरे अगर एक भी ज्यादा हो गया, अगर आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया तो मूव करा ले जाएगा ऑब्जेक्ट को। जैसे थर्ड कंडीशन Yes, sir. जैसे अगर आपका अप्लाइड फोर्स अगर इससे ज्यादा हो गया, इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर ज्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स, तब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या? अच्छा ये बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है कि स्टैटिक की? सर काइनेटिक की। नो बेटा, आपको याद Static. नहीं, भूल गए बेटा। देखो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? स्टैटिक इंटरलॉकिंग प्लस कोल्ड वेल्डिंग होता है कि नहीं इन दोनों की वजह से? Yes, sir. यस सर। और काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? इंटरलॉकिंग। या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोले इसको। ओनली ऑन किसकी वजह से? इंटरलॉकिंग की वजह से। इंटरलॉकिंग। तो ये बता कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? Static.
Static. ज्यादा होगा। तो जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा अप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू होता है। उसके बाद में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उसके बाद स्टैटिक अपने हाथ खड़े करेगा, भाई अब हमसे ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा है हमसे, तो हमारी औकात के बाहर है बात। हम जा रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, आप आओ और कमान को संभालो। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कंटिन्यू लगता रहता है। क्लियर है ये तीनों कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के ग्राफ पे। अच्छा देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा था, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन था तो क्या जो अप्लाइड फोर्स था उसके लीनियरली, यानी कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वैसे वैसे ही बढ़ रही थी। जैसे कि देखो, इसके पहले हमने देखा था, पहले जब वो तो पीछे वाले उसमें चला गया। जैसे जैसे हमारा, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे मान लो कोई ब्लॉक था, ये कोई ब्लॉक है, इसका मास है मान लो 100 kg, तो 100 g नीचे की तरफ, अगर मैं इस पे वन न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन होगा? Yes, sir. अगर मैं इस पे 5 Yes, न्यूटन sir. लगा रहा हूँ तो क्या फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन होगा? Yes, sir. यानी कि Yes, sir. अप्लाइड फोर्स था, सेम टू सेम उसी रेशियो में बढ़ रहा था क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? अप्लाइड फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रिक्शन फोर्स के? कब Yes, तक? sir. कब Yes, तक sir. पॉसिबल है? कब तक पॉसिबल है? जब तक कि आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से वैल्यू कम होती है इसकी, अप्लाइड फोर्स की, तब तक ये पॉसिबल है, तभी तक पॉसिबल, उसके बाद में नहीं हो पाएगा। तो क्या जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहा है यहां तक। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है? देखो, यहां से यहां तक, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, यहां तक आपका ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा रेस्ट। यहां से यहां तक जब चल रहा है, यहां तक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट को बोलते हैं आपका वर्ज ऑफ मोशन। यानी कि इस पॉइंट पे आके अप्लाइड फोर्स की और स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती है। इस पॉइंट के बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और इसके बाद में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भाग गया। इसके बाद में देखो ग्रीन लाइन है ही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भाग गया, यहां से यहां तक ये रेस्ट पे था, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भाग गया, उसके बाद आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही आया तो एक्चुअली में होता क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही आया तो काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से होता है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कम है कि नहीं कम? स्टैटिक की इतनी है तो काइनेटिक की इतनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन के। और ये मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया ही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग की वजह से होता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। समझ में आया ये ग्राफ कैसे बना है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके देन, अब देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हम क्या पढ़े थे? आपको याद है कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था? Yes, sir. तो जैसे अगर हम कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट लेते थे, एक पैरेलल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो पैरेलल टू द सरफेस होता था उसको हम क्या बोलते थे, फ्रिक्शन फोर्स, और जो नॉर्मल टू द सरफेस होता था उसको क्या बोलते थे, नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, या तो हम उल्टा बोल दें कि रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। ये आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स मेक द एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो अल्फा है यही है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो आपका जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा, ये वाला जो एंगल बनाएगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, इस ट्रायंगल को यहां से लेके ये वाला और ये वाला मान लो मैं इसको बोलूं ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल से अगर ये अल्फा है तो टेन अल्फा क्या लिखूंगा मैं? टेन अल्फा क्या लिखूंगा बताओ? टेन अल्फा होता क्या है वैसे, ये बताओ पहले मुझे। Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखो, ये अगर अल्फा है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. परपेंडिकुलर क्या है मतलब? ए बी परपेंडिकुलर है और बेस क्या है? ए सी। अब आप देखोगे ए बी जो है क्या वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है? यही वाला वेक्टर है, इसी के इक्वल है ना ए बी और ये Yes, friction sir. force वेक्टर। तो क्या मैं इसकी जगह पे फ्रिक्शन फोर्स लिख सकता हूँ एफ एस मैक्स? Yes, sir. और एसी देखो आप नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है एन, तो ये आपका एन हो गया। अब एफ एस मैक्स का फॉर्मूला हमने पीछे देखा, क्या फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स का? क्या होता है? म्यू एन होता है ना। Yes, sir. ये Yes, आपका sir. एन है, ये एन नीचे है, तो एम से एन आपका कैंसिल हो गया, तो एंगल क्या आ गया? फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया? टेन अल्फा इक्वल टू आपका आ गया म्यू। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया। ये हमने कैसे किया है? ट्रायंगल बी ए सी से किया है, ये लिखा है हमने टेन ट्रायंगल बी ए सी से। क्लियर है कैसे हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब हम आते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज, अब देखो एंगल ऑफ रिपोज में थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूंगा, उससे पहले जस्ट वेट। जैसे देखो आपको ये बॉक्स पे कैलकुलेटर रखा दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो आपको ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, अभी मेरे उसके नीचे मेरा हाथ दिख रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला Yes, हाथ? sir. तो Yes, देखो sir. जिस अगर ये ब्लॉक इस ये जो कैलकुलेटर है इस पे रेस्ट पे है, तो जैसे जैसे अगर मैं ये एंगल बढ़ाता जाऊंगा, क्या ये कैलकुलेटर मूव करेगा? मूव Yes, करेगा sir. कि नहीं? जिस एंगल पर ये कैलकुलेटर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर जाए, उसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ। देखो मूव कर गया, नीचे गिर गया क्या Yes. नहीं? अब Yes, sir. ये जो बॉक्स है मेरे हाथ में, जो बॉक्स के और मेरे हाथ के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आ रहा है कि जैसे ही ब्लॉक जो कैलकुलेटर था उस बॉक्स के ऊपर से जैसे ही मूव करना शुरू किया, एक बार और देख लो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल से किसी जीरो एंगल है अभी इन दोनों के बीच में, जैसे ही ये कैलकुलेटर देखो मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ, एंगल बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा, जैसे इस एंगल पे आके ये कैलकुलेटर डाउनवर्ड मूव कर गया और गिर गया नीचे। तो ये जो एंगल नीचे वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ये जो नीचे वाला जो एंगल दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया? किस एंगल ऑफ रिपोज किसे बोलते हैं? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. अभी देखो थोड़ा सा और फील लेते हैं। जैसे ये मैंने पहले मूव कराया, थोड़ा सा किसी एंगल पे गया, मान लो अल्फा एंगल पे गया, तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, इसका एक कंपोनेंट इधर लगा mg sin अल्फा और एक वर्टिकल लगा प्लेन के वर्टिकल mg cos अल्फा, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन लगा, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसा नॉर्मली हम सभी फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते पहले ब्लॉक का, सेम टू सेम। अब जैसे थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया मैंने, अल्फा को थोड़ा सा, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, जैसे ही अल्फा को थोड़ा सा और बढ़ाया तो देखो अब मूव करने लगे, अब ये मूव कर गया, अभी तक मूव नहीं कर रहा था, अब ये मूव कर गया, देखो अब ये मूव कर गया। अब ये जैसे ही मूव किया तो अब हम इसकी फोर्सेस देखते हैं कैसे कैसे क्या लगते हैं। देखो mg नीचे की तरफ लगा, mg sin थीटा इधर लगा, mg cos थीटा इधर लगा, और फ्रिक्शन फोर्स अब क्या होगा जब ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम लग चुका, अपनी जितनी उसकी ताकत थी उतनी ताकत लगा चुका इस ब्लॉक को रोकने में, बट
अब इससे ज्यादा इसकी ताकत नहीं है कि इस ब्लॉक को रोक सके। तो ये जो एंगल है, जिस एंगल पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ये एंगल पे रखा हुआ है थीटा पर, तो ये जो थीटा है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पे कोई ब्लॉक या कोई ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट पे मूव कर जाए, स्लाइड कर जाए। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं सरफेस रफनेस अगर मैं बढ़ाऊं इस ब्लॉक की, इस वाले ब्लॉक की अगर मैं रफनेस बढ़ाऊंगा, रफनेस अगर मैं बढ़ा रहा हूं, तो मेरा थीटा बढ़ेगा कि कम होगा? ये बताओ आप मुझे। वो बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, कम होगा तो क्यों कम होगा? कोई भी बताना चाहेगा मुझे? बताएगा कोई? अगर मैं सरफेस की रफनेस बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा रफ सरफेस कर दिया, तो इसका थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा प्रीति? कोई रीजन? जो भी सर इंटरलॉकिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यस, इंटरलॉकिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा देखो, इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो आप देख रहे हो इस ब्लॉक को मूव करने से रोक कौन रहा है? इस ब्लॉक को मूव करने से क्या फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन sir. फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये रोकेगा ज्यादा, रोकेगा ज्यादा तो एंगल हमें और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एंगल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, ये mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो आपका जैसे ही रफनेस बढ़ाएंगे तो आपका थीटा बढ़ेगा। या फिर हम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि जब हम रफनेस बढ़ाते हैं, रफनेस जैसे हमने इंक्रीज की, तो एंगल ऑफ रिपोज पे क्या फर्क पड़ेगा? एंगल ऑफ रिपोज भी आपका इंक्रीज होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी एंगल ऑफ रिपोज से, एंगल ऑफ रिपोज कब पॉसिबल? अच्छा देखो, जैसे ही स्लाइडिंग कंडीशन आई एट द वर्ज ऑफ मोशन, तो क्या होगा? जैसे ही स्लाइडिंग करने से पहले की बात करें तो क्या ये mg साइन थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा? होगा कि नहीं? थोड़ा सा साफ कर लेते हैं Yes, sir. इसको, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं कि ये जो mg साइन थीटा है, ये जो mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा इसी की वजह से मूव कर रहा है और इसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन होता है। अब देखो एन कैसे निकालेंगे हम? एन इस डायरेक्शन में हम इक्वेशन वो अप्लाई करते हैं जरा। जैसे ये पॉजिटिव एक्स माना है, इसको पॉजिटिव वाई माना है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो जरा। तो क्या होगा? एन माइनस के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो एन क्या आ गया आपका? एन क्या आएगा? एन आ जाएगा आपका क्या? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। या फिर थोड़ा सा क्लियर लिख लूं, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा एन आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा आपका? फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी क्या? म्यू एम जी कॉस थीटा। अब जब इक्विलिब्रियम में है, मान लो ये एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे क्या था? देखो कंडीशन देखो जरा, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे क्या था? क्या मैक्सिमम अप्लाइड जो फोर्स था वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल था? था कि Yes. नहीं? तो वही वाली कंडीशन यहां पे लगाओ जरा। एट द वर्ज ऑफ मोशन पे क्या ये अप्लाइड फोर्सेस में क्या mg sin थीटा, भाई इसी की वजह से तो मूव कर रहा है आगे की तरफ, mg sin थीटा की वजह से, इसी की वजह से तो मूव कर रहा है कि नहीं? Yes sir. mg sin थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा है? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या एट द वर्ज ऑफ मोशन पे ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे? किस कंडीशन पे? एट द वर्ज ऑफ मोशन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपका mg sin थीटा के, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या है? म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। देखो mg से आपका mg कैंसिल हो गया, तो आपका म्यू क्या आया? देखो इसको इसके नीचे भेज दो जरा, तो यहां से म्यू आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो म्यू इक्वल टू क्या, तो थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स के म्यू। तो ये आपका आ गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स के म्यू। कोई कंफ्यूजन किसी को, No, sir. क्लियर है, No, sir. Yes, क्लियर sir. है, और क्लियर, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन जरा करो, इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं आपको 2 मिनट, 2 मिनट है, देखो 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो आप। हो रहा है कि नहीं, कर रहे हो, कुछ बता तो दो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसी हिसाब से बताओ। कर रहे हो तो कर थोड़ा रहे और सर। वेट, हाँ ओके ओके करो।
हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे ज्यादा वेट कितना करें भाई? हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन? सर हुआ नहीं। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, ओके ओके, मैं करवाता हूँ ना, नहीं हुआ तो। अब देखो इसने बोला क्या है, पहले तो ये देखते हैं। फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m1 फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो, ये मास क्या चाहेगा? ये जो m2 मास है, क्या वो नीचे मूव करना चाहेगा? इसकी चाहत क्या है? Yes, sir. m2 की चाहत ये है कि भाई मैं नीचे मूव करूं, यही चाहत है ना। लेकिन हमें ऐसा मास निकालना है m1 का जिससे कि रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे रहे इसका मतलब इसका वेट किधर लगेगा? m2g डाउनवर्ड लगेगा। लगेगा कि नहीं? यस सर। टेंशन किधर लगेगा? टेंशन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा? यस सर। है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा तो क्या इस ब्लॉक को वही टेंशन खींच रही होगी? देखो अगर इधर लगेगा तो इस वाले पुली से भी तो नीचे की तरफ टेंशन लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा तो इधर भी लगेगा, इधर लगेगा तो इस ब्लॉक पे भी टेंशन आपका क्या लगेगा? टी लगेगा। ये समझ में आया कि टेंशन m2 पे ऊपर की तरफ लगेगा और m1 पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टेंशन लगेगा। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। Yes, sir. अब देखो पहले हम m2 मास पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। m2 मास पे फॉर मास m2 मास पे क्या करेंगे? देखो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में नहीं लाना है, इक्विलिब्रियम में रखना है इसको। देखो इक्विलिब्रियम दे रखा है तो एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? क्या आपका टी माइनस के एम जी इक्वल टू 0 होगा? तो यहाँ से m2g सॉरी m2g होगा यहाँ पे। तो t इक्वल टू क्या आ गया आपका? m2g हो गया कि नहीं हो गया? t इक्वल टू। यस सर। अब आप आ जाओ फॉर मास m1। अब आप m1 मास के लिए आ जाओ। जैसे ही आप m1 मास के लिए आए, क्या m1 का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा m1g? यस सर। तो क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n1 या फिर n ही ले लो, n ले लो। तो इसका हमें क्या, इसका फ्रिक्शन फोर्स, देखो टेंशन इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचना चाह रही है, इधर खींचना चाह रही है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा? Fr लगेगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले क्या करें? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करें। तो क्या आएगा? n माइनस के m1g इक्वल टू 0। तो n कितना आ गया? m1g। तो सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन। म्यू क्या है आपका? पता नहीं, म्यू नहीं पता है। म्यू इंटू एन क्या है आपका? m1g। अब आप अप्लाई कर दो, फ्रिक्शन फोर्स आपका आ गया कितना? म्यू m1 इंटू जी, आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब इस ब्लॉक पे क्या करो? अब इस ब्लॉक पे क्या करना है? रेस्ट पे अगर इसको रहना है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? रेस्ट पे रहना है तो यस सर। तो या तो आप सेकंड sir. लॉ अप्लाई कर दो, एन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो। सेकंड लॉ क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ई एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका? टी माइनस के फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू m1 है, सॉरी यहाँ पे m1 इंटू ए एक्स। क्या एक्सेलरेशन क्या है एक्स डायरेक्शन में? 0, क्योंकि रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट। रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन 0 होगा कि यस नहीं? सर। तो टी हमने कैलकुलेट किया है पहले, m2g कैलकुलेट किया है, टी m2g। तो टी की जगह रख दो m2g, और फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स? म्यू m1g। हमें पूछा क्या है? m1 की वैल्यू। देखो g से g कैंसिल हो गया, ये g से ये आपका ये वाला g कैंसिल हो गया। तो आप यहां से m1 देखोगे तो आएगा m2 डिवाइडेड बाई म्यू। क्या आया? m2 डिवाइडेड बाई म्यू। ये आपका आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? सर। Yes, कोई sir. डाउट?
इस क्वेश्चन में अभी तक आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? नो सर। ऑल क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद में जैसे अभी तक आपको नोट शेयर कर दूंगा मैं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है कल की क्लास में, आज की क्लास में? No, sir. ओके देन देखो, अभी अभी हमारी क्लास 2 हो चुकी है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और आपको इतना याद रखना है कि आपको ग्रुप में अपडेट रहना। ग्रुप में अपडेट रहोगे और आपकी क्लास कब लगेंगी, कैसे लगेंगी, सारी अपडेट, कौन सा सिलेबस होगा, जो आपकी जब भी क्लास अप्रैल में स्टार्ट होंगी, वो सारी अपडेट आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। इसीलिए ग्रुप में Yes, अपडेट sir. रहना है और क्लास ज्वाइन करनी है सारी की सारी। इसके बाद में जो आपके एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद में क्लास में सबको आना है, अगर आपको एडमिशन अपना सेफ रखना है तो। क्योंकि ऑब्वियस है, आप क्लास में नहीं आओगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी नहीं, क्योंकि अटेंडेंस जब आप क्लास लेते हो तो उनकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगती है सर्वर पर, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है अगर क्लास से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है क्या किसी को? No, sir. No, आप लोग पहले डाउट Sir. पूछते थे, पहले आप क्वेश्चंस के रिप्लाई करते थे, लेकिन अब पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है, रेस्पॉन्स ही नहीं करते आप लोग। क्या हुआ, क्या है, कोई दिक्कत? या पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, एग्जाम का प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से हो रहा है? बताओ तो सही कुछ। क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी अप्रैल में, क्योंकि आपके 21 को खत्म हो रहे हैं शायद। हमें पता चला कुछ लोगों के उसके बाद में भी खत्म हो रहे हैं पेपर। जैसे अदर अदर सब्जेक्ट्स होती है ना, कुछ के 21 को हो रहे हैं, कुछ के 25 को हो रहे हैं। तो हम शायद मे बी मार्च के बाद में क्लास स्टार्ट हो। लेकिन अगर पहले भी होंगी तो आपको मैसेज में पता चल जाएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको उसमें अपडेट मिलता रहेगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहें, व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट ना हो जाए या फिर लीव ना हो जाए उस ग्रुप से, ये इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, फिर एंड करें क्लास को आज की को। Yes, sir. Yes, ओके sir. देन, ओके देन। Good night, sir. वेरी गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।